हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर में सबसे पहले आपको बताएंगे जहां इजराइल फलस्तीन युद्ध को लेकर क्या है अभी लेटेस्ट अपडेट, कितनी हो चुकी है मरने वालों की संख्या। साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां अब हमास की खैर ने इजराइल के समर्थन में खुलकर सामने आए अमेरिका, ब्रिटेन सहित ये 5 बड़े देश। जी हाँ, साथ ही साथ बताएंगे आपको जहां पर इजराइल गाजा संघर्ष का सबसे बड़ा दोषी अमेरिका। जी हाँ, इसकी नीतियां हुई फेल, पुतिन ने जमकर लताड़ा अमेरिका को। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां बहुत बड़ा ओपिनियन पोल एमपी राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सीएम पद की पहली पसंद कौन है जनता की। ओपिनियन पोल में सबसे बड़ा खुलासा हुआ है दोस्तों, आंकड़े आपको चौंका देंगे। सारी बड़ी खबरें बताएंगे, बनने का वीडियो अंत तक। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि मेरा भारत वाकई में महान है और कोई भी दुश्मन भारत पर हमला तो दूर आंख तक उठा नहीं सकता, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां इजराइल फलस्तीन युद्ध में अब तक 1500 से ज्यादा आतंकवादियों के शव मिले हैं। गाजा में नाकाबंदी, हमास ने दे दी बंधकों को मारने तक की धमकी। जी हाँ दोस्तों, लेटेस्ट आपको अपडेट बता रहे हैं जहां इजराइल फलस्तीन गुट हमास के बीच लगातार चौथे दिन भी भीषण युद्ध जारी रहा। इस लड़ाई में अब तक 1600 लोग मारे गए हैं और सैकड़ों की तादाद में लोग घायल हो चुके हैं। इजराइल ने गाजा को चारों ओर से घेरने का आदेश दिया है। गाजा में हर तरह की सप्लाई को रोका भी जा चुका है और इस बीच इजराइल में 1500 हमास आतंकियों के शव मिले हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास को उसी की भाषा में जवाब देने का ऐलान किया है। अमेरिका ने ईरान का आगाह किया है कि वो हमास और इजराइल के युद्ध से दूर रहे। इस बीच हमास ने धमकी भी दी है कि अगर इजराइल ने आम नागरिकों पर हमला जारी रखा तो इजरायली बंधकों को फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। हमास के कब्जे में 100 के आसपास इजरायली बंधक हैं। दोस्तों, इजराइल का आरोप है कि हमास के आतंकियों ने 40 बच्चों को मार डाला है। इसके लिए उन्होंने इन बच्चों के गले काटे हैं। इसके अलावा हमास आतंकी ने कुत्तों को भी मारा है। इजराइल ने मंगलवार को कहा कि उसने गाजा सीमा क्षेत्रों को हमास के आतंकवादियों से वापस ले लिया है। युद्ध में मरने वालों की संख्या 3000 से अधिक हो गई है। मंगलवार को युद्ध का चौथा दिन था और संयुक्त राष्ट्र का बड़ा बयान, उन्होंने कहा कि गाजा में 2 लाख लोग हुए हैं विस्थापित। जी हाँ, गाजा से ये बड़ी अपडेट दी गई है यूनाइटेड नेशन के द्वारा। साथ ही साथ दोस्तों एक और खबर बता दें इसी से जुड़ी, जहां लेबनान के संगठन हिजबुल्लाह की अमेरिका को खुली धमकी, कहा फिलिस्तीन को यूक्रेन ना समझे अमेरिका। जी हाँ, बता दें कि गाजा पट्टी में जो भी कुछ हो रहा है उसकी वजह से हमास और हमास का साथ देने वाले आतंकवादी ही हैं। जैसे अब लेबनान के संगठन हिजबुल्लाह ने अमेरिका तक को धमकी दे दी है, जो कहता है कि अगर अमेरिका ने सीधे तौर पर जंग में दखल दिया तो वो मिडल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर हमला कर देगा। लेबनान का आतंकी संगठन धमकी देता है कि फिलिस्तीन को यूक्रेन ना समझा जाए। बता दें कि यूक्रेन 2022 से युद्ध के मैदान में बदला हुआ है। हालांकि गाजा तो इतना बड़ा भी नहीं है कि वो इजराइल और उसके समर्थन में खड़े दुनिया के बड़े देशों के बम गोले राकेट को झेल पाएगा। लेकिन जो हमास के आतंकियों ने हमला किया, उस वीडियो को देखकर ही सिर्फ आपको अंदाजा नहीं होगा कि इस बार हमास ने सिर्फ इजराइल का बॉर्डर ही नहीं तोड़ा बल्कि बर्बरता की बहुत सारी सीमाएं भी तोड़ डाली है। जी हाँ दोस्तों, हिजबुल्लाह ने फिलिस्तीन और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध में खुद को हमास का साथ देने की कोशिश की है। बता दें कि हिजबुल्लाह एक शिया आतंकी संगठन है और ये लेबनान में 1975 से 1990 तक चले युद्ध में अस्तित्व में आया था। इस आतंकी संगठन को ईरान अपना समर्थन और आर्थिक सहयोग देता है क्योंकि ईरान शिया मुसलमानों का देश है। साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर आपको बता दें, जहां भारत इटली के बीच रक्षा सहयोग होगा और भी ज्यादा गहरा, समझौते पर हुए हस्ताक्षर। बता दें, भारत और इटली ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की देश की आधिकारिक यात्रा के दौरान रक्षा सहयोग पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि यह समझौता सुरक्षा और रक्षा नीति, अनुसंधान और विकास, सैन्य क्षेत्र में शिक्षा, समुद्री डोमेन जागरूकता, रक्षा जानकारी साझा करने और सह विकास, सह उत्पादन और संयुक्त उद्योगों की स्थापना सहित औद्योगिक सहयोग जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देगा। सिंह द्वारा अपने इतालवी समकक्ष गुइटो क्रोसिटो के साथ रक्षा सहयोग के कई मुद्दों पर बातचीत के बाद यह समझौता संपन्न हुआ। बयान में कहा गया है कि रक्षा औद्योगिक सहयोग में अवसरों पर ध्यान केंद्रित किया गया था। बातचीत के दौरान राजनाथ सिंह ने भारतीय स्टार्टअप और इतालवी रक्षा कंपनियों के बीच बातचीत को बढ़ावा देने का सुझाव दिया। चलते एक और खबर की तरफ, जहां पर अब हमास की खैर नहीं, इजराइल के समर्थन में खुलकर सामने आया अमेरिका, ब्रिटेन सहित ये 5 देश। बता दें, इजराइल में जारी संघर्ष पर चर्चा के लिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और इटली के नेताओं से बातचीत की है। इसके कुछ समय बाद सुनक उत्तरी लंदन के एक यहूदी उपासना गृह में आयोजित प्रार्थना में शामिल हुए और देश के यहूदी समुदाय को आश्वस्त किया है कि वो उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। सुनक ने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, जर्मनी
जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज और इटली के प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी के साथ अपने संयुक्त बयान में इजराइल के लिए दृढ़ता और एकजुटता के साथ समर्थन व्यक्त किया। साथ ही उन्होंने आतंकवाद के भयावह कृत्यों के लिए हमास की स्पष्ट तौर पर निंदा भी की। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और इटली के नेताओं ने संयुक्त बयान में कहा कि हम स्पष्ट करते हैं कि हमास की आतंकवादी कार्रवाइयों का कोई औचित्य नहीं है और इसकी सार्वभौमिक रूप से निंदा की जानी चाहिए। दोस्तों अगली खबर की बात करें, जहां व्लादिमीर पुतिन ने जमकर अमेरिका को लताड़ा कहा। इजराइल गाजा संघर्ष का सबसे बड़ा दोषी अमेरिका है। जी हां, इसकी नीतियां हुई हैं फेल। बता दें, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जारी जंग को लेकर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका पर निशाना साधा है। पुतिन ने कहा कि इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष का तेजी से बढ़ना मध्य पूर्व में अमेरिका की नीति की विफलता का एक सबसे ज्वलंत उदाहरण है। दौरे पर आए इराकी प्रधानमंत्री से बात करते हुए व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि अमेरिका ने क्षेत्र में एकाधिकार जमाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि कई लोग मुझसे सहमत होंगे कि ये मध्य पूर्व में अमेरिकी राजनीति की विफलता का एक स्पष्ट उदाहरण है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने पहले कहा था कि मॉस्को समाधान खोजने में मदद करने के लिए इजराइल और फिलिस्तीनियों दोनों से बात कर रहा है। ऐसे कयास लगाए जा रहे कि फिलिस्तीनी नेता महमूद अब्बास जल्द ही मॉस्को का दौरा कर सकते हैं। इन कयासों पर दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि यात्रा की योजना युद्ध से पहले बनाई गई थी। उन्होंने कहा कि रशिया अंतिम तारीख निर्धारित होने के बाद ही इसकी घोषणा करेगा। इससे पहले रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा था कि फिलिस्तीनी देश बनाना ही इजराइल में शांति के लिए सबसे विश्वसनीय समाधान है, क्योंकि अकेले आतंकवाद से लड़ने से सुरक्षा सुनिश्चित नहीं होगी। सर्गेई लावरोव ने कहा कि फिलिस्तीनी देश बनाना जो इजराइल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर रहेगा, वही संघर्ष को हल करने का सबसे विश्वसनीय रास्ता है। जी हां दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां यूएनजीए प्रेसिडेंट ने कहा कि G20 में अफ्रीकन यूनियन को शामिल करना भारत का मास्टर स्ट्रोक। जी हां, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यानी यूएनजीए प्रेसिडेंट डेनिस फ्रांसीसी ने कहा कि भारत ने अफ्रीकन यूनियन को G20 की सदस्यता दिलाकर मास्टर स्ट्रोक खेला है। इससे भारत ग्लोबल साउथ की आवाज बन गया है। हाल ही में भारत की अध्यक्षता में हुए G20 समिट के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने अफ्रीकन यूनियन को G20 का सदस्य बनाने का प्रस्ताव रखा, जिसे सर्वसम्मति से माना गया। फ्रांसिस ने कहा कि भारत का ये कदम मास्टर स्ट्रोक जैसा है और अफ्रीकन यूनियन का शामिल होना इसे साबित करता है। एजेंसी के साथ बातचीत के दौरान यूएनजीए प्रेसिडेंट ने अफ्रीकन यूनियन के इंक्लूजन के लिए भारत सरकार और पीएम नरेंद्र मोदी को बधाई दी। फ्रांसिस ने कहा कि मैं भारत को इसलिए भी बधाई देता हूं क्योंकि इसी इंक्लूजन की रणनीतिक जरूरत थी, जिसे भारत ने समझा और अफ्रीकन यूनियन को G20 का सदस्य बनाया। चलते दोस्तों अगली खबर की तरफ, जहां गाजा में इजराइल हमास संघर्ष में फंसे हजारों भारतीय सरकार से लगाई रेस्क्यू करने की गुहार। बता दें, गाजा में हमास के ठिकानों का निशाना बनाकर इजराइल द्वारा लगातार की जा रही बमबारी के बीच वहां रह रहे भारतीयों को अपनी जान का डर सता रहा है। गाजा में अपने परिवार के साथ रह रही एक भारतीय महिला ने मंगलवार को युद्धग्रस्त हमास शासित इलाके से तत्काल सुरक्षित निकासी की मांग की। गाजा में रह रही भारतीय लुबना नजीर शबू ने बताया कि हम यहाँ एक भीषण और क्रूर युद्ध का सामना कर रहे हैं और कुछ ही सेकंड में बमबारी में सब कुछ नष्ट हो जा रहा है। हम इस संघर्ष की कीमत चुका रहे हैं क्योंकि आम नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है। लुबना नजीर शबू मूल रूप से भारत के जम्मू कश्मीर की रहने वाली। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि भारत सरकार को जल्द से जल्द बड़ा कदम उठाना चाहिए और अपने भारतीयों को सुरक्षित वापस अपने देश भारत बुला लेना चाहिए, तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा और कमेंट में मोदी है तो हर चीज मुमकिन है जरूर कह दीजिएगा। अगली खबर की बात करें, इतना ही नहीं, जहां इजरायली वायुसेना ने हमास के वित्त मंत्री अबू शमाला को कर दिया ढेर। गाजा की आलीशान कॉलोनी भी हुई तबाह। जी हाँ, इजरायली वायुसेना ने आज हमास को तगड़ा झटका दिया है। इजरायली वायुसेना ने हवाई हमले में हमास के वित्त मंत्री जवाद अबू शमाला को मार डाला है। इसके अलावा इस हवाई हमले में अबू अहमद जकारिया मुअम्मर की भी मौत हो गई है, जो कि गाजा में हमास राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य थे। जी हाँ, साथ ही साथ इजराइल ने गाजा की सबसे आलीशान कॉलोनी को भी तबाह कर दिया। चलते अगली खबर की तरफ, जहां राष्ट्रपति आरिफ अलवी की अपील, माफी और सहयोग का रास्ता चुने, देश में लोकतंत्र मजबूत बनाने की आवश्यकता। जी हाँ, पाकिस्तान जनवरी में आम चुनाव की तैयारियां कर रहा है। राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने मंगलवार को कड़वाहट खत्म करने और सहयोग और क्षमा का रास्ता बनाने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दलों और उनके नेतृत्व को समान अवसर मिलना चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि देश में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए चुनावी प्रक्रिया में भाग लेना अहम है। अलवी ने कहा कि अगर लोग अपनी पसंद का नेता नहीं चुन पाएंगे तो लोकतंत्र अर्थहीन हो जाएगा। पाकिस्तानी राष्ट्रपति की ऐसी टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यानी PTI पार्टी के 71 वर्षीय प्रमुख इमरान खान जेल में बंद हैं। अनिश्चित राजनीतिक भविष्य का सामना कर रहे इमरान खान आगामी चुनाव में लड़ सकेंगे या नहीं, इस पर तस्वीर साफ नहीं है। कानूनी लड़ाई के कारण आगामी चुनावों में इमरान खान भाग नहीं ले सकेंगे।
ऐसी आशंका जताई गई है। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें जहां क्यों आखिर अलग अलग देशों से भारत की शिकायत कर रहा प्रधानमंत्री ट्रूडो, दबाव बनाकर क्या रिश्ते ठीक करना चाहता है कनाडा। बता दें कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने सोमवार को यूएई राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ फोन पर बातचीत की। इसके अलावा पीएम ट्रूडो ने इसी दिन जॉर्डन के शासक अब्दुल्ला द्वितीय बिन अल हुसैन से भी बातचीत की। इस दौरान पीएम ट्रूडो ने दोनों देशों के शीर्ष हस्तियों से भारत कनाडा विवाद पर चर्चा की। ट्रूडो ने दोनों देशों से भारत और कानून के शासन को बनाए रखने और उसका सम्मान करने के महत्व के बारे में भी बात की। इससे पहले 6 अक्टूबर को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो से फोन पर बातचीत की थी। इस दौरान भी दोनों नेताओं के बीच कनाडा भारत विवाद पर चर्चा की गई। आपको बता दें कि कनाडा में हुई खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप ट्रूडो सरकार ने भारत पर लगाया था, जिसके बाद से दोनों देशों के संबंध तनावपूर्ण चल रहे हैं। डाउनिंग स्ट्रीट के एक बयान में कहा गया है कि सुनक ने ट्रूडो से भारत कनाडा विवाद को कम करने की अपील की। पीएम ने उम्मीद जताई कि दोनों देशों के बीच बातचीत से कूटनीतिक विवाद में कमी आएगी। चलते दोस्तों अगली खबर की तरफ, जहां पर लगता है गोश्त खाने लगे हैं। जी हां, भारतीय गेंदबाजों पर शाहिद अफरीदी का विवादित बयान। बता दें पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी की क्रिकेट विश्व कप पर बराबर नजर बनी हुई है। उन्होंने बीते दिनों सोशल मीडिया पर जिम में वर्कआउट करने की एक पोस्ट भी डाली थी, जिसमें वो टीवी पर विराट कोहली की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली गई मास्टर स्ट्रोक पारी देख रहे थे। अफरीदी ने अब भारतीय गेंदबाजों की बढ़ती क्षमताओं पर बयान दिया है, जो कि विवाद की वजह बन रहा है। अफरीदी का कहना है कि भारतीय गेंदबाज इसीलिए अच्छे हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने गोश्त खाना शुरू कर दिया है। अफरीदी ने एक शो के दौरान कहा कि क्रिकेट क्वालिटी बहुत बदल गई है। देखिए इंडिया की 1.5 अरब के आसपास आबादी तो हो गई है। हम पहले भी कहते थे कि सारे बल्लेबाज वहां से आते हैं और अच्छे गेंदबाज हमारे यहाँ से। दरअसल यहाँ से बॉलर भी आते थे और बल्लेबाज भी। ठीक है, अब वहाँ के बॉलर ने थोड़ा गोश्त खाना शुरू कर दिया होगा, जिससे वो थोड़े तगड़े हो गए हैं। मेरा मतलब है कि जो क्रिकेट उनकी आईपीएल ने चेंज की है, ठीक है धोनी की कप्तानी में भी चेंज आई है, लेकिन उनकी घरेलू क्रिकेट भी अच्छी जा रही है। जी हाँ, हालांकि अफरीदी ने इस दौरान भारत की घरेलू क्रिकेट के बेहतर होने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि जब आप घरेलू क्रिकेटर को अच्छे वेतन देते हो तो ये अच्छे खिलाड़ी पैदा करता है। ऊपर से उनके पास आईपीएल है, जिनमें दुनिया भर के गेंदबाज हिस्सा लेने आते हैं। अब ऐसे में दोस्तों भारतीय गेंदबाजों पर शाहिद अफरीदी का ये विवादित बयान, अगर आप भी मानते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं कहना चाहिए था शाहिद अफरीदी को और कहीं ना कहीं इसके लिए उनको अपोलोजाइज होना चाहिए, तो कमेंट में अपनी राय अवश्य दीजिएगा। अगली खबर की बात करें जहां हमास का काल बना अपाचे गाजा पर मिसाइलों की बारिश कर रहा उड़ता टैंक, भारतीय सेना की भी है शान। जी हाँ, मीडिया पर जवाबी कार्रवाई का वीडियो सामने आया है सोशल मीडिया पर, जिसमें AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टर हमास के आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन कर रहा है। 9 अक्टूबर को यह वीडियो आया, जिसमें माना जा रहा है कि गाजा पट्टी के करीब इजरायली हेलीकॉप्टर ने दुश्मनों का निशाना बनाया। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल का AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टर वीडियो में 30 mm चेन के हेलफायर मिसाइल का इस्तेमाल कर रहा है। कई लोग सोशल मीडिया पर इस महाविनाशक हथियार की तारीफ कर रहे हैं, तो वहीं कई सवाल कर रहे हैं कि आखिर अमेरिका ने यूक्रेन को यह हेलीकॉप्टर क्यों नहीं दिए। दोस्तों आपको बता दें कि भारत के पास भी अमेरिका का महाविनाशक हथियार AH-64E है। इसे उड़ता टैंक भी कहा जाता है। 2020 में 22 अपाचे हेलीकॉप्टर की डिलीवरी भारतीय वायुसेना को दी गई थी। भारतीय सीमा के करीब प्रमुख एयरबेस में से तैनात किया गया है। इसके अलावा वायुसेना को 15 चिनूक मिलिट्री हेलीकॉप्टर भी सौंपे गए थे। दोस्तों AH-64E हेलीकॉप्टर दुनिया का सबसे आधुनिक मल्टी रोल लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। वही चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए भारी भरकम सैन्य सामान या सैनिकों को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें जहां कर्नाटक से बड़ी खबर, जहां पाकिस्तान के टीटीपी आतंकी समूह के साथ देश के खिलाफ रच रहे थे साजिश। 2 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर। जी हां, पाकिस्तानी आतंकवादी समूह तहरीके तालिबान पाकिस्तान की गतिविधियों का समर्थन करने के आरोप में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी ANI ने 2 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किए हैं। कर्नाटक की एक अदालत में दायर आरोप पत्र में कथित तौर पर धन जुटाने के आरोप लगे हैं। NIA प्रवक्ता ने बताया कि आरोपियों ने कथित तौर पर आतंकवादी कृत्यों को अंजाम देने की साजिश रची थी। दोनों पर भारत में भोले भाले मुस्लिम युवाओं को कट्टरपंथी बनाने और प्रतिबंधित संगठन में भर्ती करने के प्रयास करने के आरोप भी लगे हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA ने उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में रहने वाले मोहम्मद आरिफ और महाराष्ट्र के ठाणे के हमराज वर्षिद शेख के खिलाफ मामला दर्ज किया था। आरिफ बेंगलुरु में फ्रांसीसी अनुवादक के रूप में काम कर रहा था। NIA प्रवक्ता ने कहा कि दोनों आरोपियों पर सोमवार को गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम कानून यानी UAP और IPC की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं। जी हाँ, NIA अधिकारी ने कहा कि जांच से पता चला है कि आरोपी एनक्रिप्टेड
सोशल मीडिया एप्लीकेशन पर संदेश भेजा करते थे। अधिकारी ने कहा कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के सीरिया स्थित ऑनलाइन हैंडलर के साथ साजिश को आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया। साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर की बात करें, जहां पर शोपियां में मुठभेड़ में 2 आतंकवादी ढेर, सेना ने चलाया सर्च ऑपरेशन। जी हां, जम्मू कश्मीर एनकाउंटर से बहुत बड़ी खबर। इंडियन आर्मी और आतंकवादियों के बीच मंगलवार तड़के फिर से मुठभेड़ हो गई। जम्मू कश्मीर के शोपियां में कई घंटे से एनकाउंटर जारी है और दोनों तरफ से ताबड़तोड़ गोलियां चली। अब तक मिली सूचना के अनुसार कम से कम सेना के 2 आतंकवादियों को मार गिराया है और इलाके में बड़ा सर्च ऑपरेशन लॉन्च कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि मारे गए दोनों आतंकियों में एक लश्कर का आतंकी था। फिलहाल इलाके को घेरकर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। भारतीय सेना और आतंकियों के बीच शोपिया के अली शुपोरा में मुठभेड़ शुरू हुई। पुलिस और सेना के जवान मौके पर हैं। कश्मीर जोन पुलिस ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी शेयर किया है और आगे कहा है कि सूचना मिलने पर अपडेट किया जाएगा। वहीं सेना ने शोपिया के अली शुपोरा में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। सेना ड्रोन का भी सहारा ले रही है ताकि आतंकवादियों के हाइड आउट को पहचाना जा सके और उनका सफाया किया जा सके। हाल फिलहाल में जम्मू कश्मीर में सेना और आतंकियों के बीच एनकाउंटर की घटनाएं बढ़ी हैं। जी हां, कश्मीर पुलिस ने बताया कि मारा गया आतंकवादी अरबरार कश्मीरी पंडिया संजय शर्मा की हत्या में शामिल था। चलते अगली खबर की तरफ। लेकिन दोस्तों अपने भारतीय सेना पर आपको पूरा भरोसा है तो कमेंट में जय हिंद जरूर कहिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां इजराइल युद्ध के बीच फिलिस्तीन के नेता ने अब भारत से कर दी है ये गुजारिश। जी हां, इजराइल और हमास का संघर्ष जिस प्रकार से जारी है, इसी बीच भारत में फिलिस्तीन के राजदूत अबू अल हैजा ने भारत से गुजारिश कर दी है। उन्होंने कहा है कि भारत इजराइल और फिलिस्तीन दोनों का मित्र देश है और गाजा पट्टी में मौजूदा संकट को हल करने के लिए उसे जरूर हस्तक्षेप करना चाहिए। अबू अल हैजा ने यह भी कहा कि फिलिस्तीन आम नागरिकों की हत्या के खिलाफ है और इस संकट का शांतिपूर्ण समाधान चाहता है। इसको लेकर हमारे राष्ट्रपति कई यूरोपीय देशों के साथ संपर्क में है। भारत इजराइल और फिलिस्तीन दोनों का दोस्त है, ऐसे में हम चाहते हैं कि भारत इसमें हस्तक्षेप करे। जी हाँ, अगली खबर की बात करें, जहां न्यू जर्सी में स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर का भव्य स्वागत, ऐतिहासिक उत्सव के लाखों लोग बने साक्षी। बता दे ये उल्लास का क्षण था, एक ऐसा क्षण था जो सीमाओं, संस्कृतियों और महाद्वीपों को पार कर गया। वैश्विक आध्यात्मिक और सामाजिक संस्था BAPS ने रोम्बिसविले न्यू जर्सी में स्वामी नारायण अक्षरधाम के भव्य उद्घाटन का एक शानदार उत्सव कार्यक्रम के रूप में मनाया, जिससे सबका हृदय आनंद और कृतज्ञता से भर गया। दुनिया भर से लाखों लोग इस ऐतिहासिक उत्सव के साक्षी बने, जो न केवल एक शानदार हिंदू मंदिर के अनावरण का प्रतीक था बल्कि दुनिया को एक उपहार भी था। हम बात कर रहे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे बड़े हिंदू मंदिर की। BAPS स्वामी नारायण अक्षरधाम हिंदू कला, वास्तुकला और संस्कृति का सीमा चिन्ह, भारतीय समुदाय की समृद्धि, विरासत और परंपराओं के प्रमाण के रूप में खड़ा है। ये एशियाई, भारतीय, प्रवासी और विविध अमेरिकी समुदाय के बीच एक पुल के रूप में कार्य करता है, जो सभी को इसकी पवित्र दीवारों पर के भीतर मौजूद आध्यात्मिक और सांस्कृतिक खजाने का पता लगाने के लिए आमंत्रित करता है। जी हाँ दोस्तों, बात करें एक और बड़ी खबर की, जहां पाकिस्तान के स्कॉलर का सबसे बड़ा और तीखा तंज कहा, जब हमास एक तरफा इजराइल पर गोले बरसा रहा था तब कहाँ थे मुस्लिम देश, तब किसी मुस्लिम ने आवाज क्यों नहीं उठाई। जी हाँ, और जब इजराइल ने अब रिटेलिएट करा उसके बाद सभी के सभी मानवता के हिमायती बनते दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, हमास इजराइल जंग में पिछले 4 दिनों में दोनों तरफ से जो जंग छिड़ी हुई है, ऐसे में अजाकिया ने अपने YouTube चैनल पर कहा कि जब हमास के आतंकी इजराइल की बहन बेटियों को घरों से खींचकर और उठाकर ले जा रहे थे, उन्हें बंधक बनाकर रख रहे थे, उन पर गोले बरसा रहे थे, तब किसी मुस्लिम देश ने आगे आकर क्यों नहीं मानवाधिकार की दुहाई दी और क्यों नहीं विरोध प्रदर्शन और शांति की अपील हुई। अब जब हमास घिर चुका है और खात्मे की ओर बढ़ रहा है, तब अचानक सभी मुस्लिम शांति की अपील करने लगे हैं। उन्होंने कहा कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, एक ही चीज को आप 2 चश्मे से नहीं देख सकते। अगर आप भी मानते दोस्तों कि इसने बिल्कुल सटीक बात कही है तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में CM पद की पहली पसंद आखिर कौन है, ओपिनियन पोल में क्या निकलकर सामने आया है आपको बता दें। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव का बिगुल फूका जा चुका है। कांग्रेस, BJP और भारत राष्ट्र समिति अन्य दलों ने अपनी जीत का दावा करते हुए तैयारी तेज कर दी है। इस बीच मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में लोगों की CM के तौर पर कौन सा नेता पहली पसंद है, उसको लेकर ABP न्यूज के लिए वोटर ने यानी सी वोटर ने ओपिनियन पोल रखा है। ओपिनियन पोल के मुताबिक राजस्थान के CM के तौर पर अशोक गहलोत लोगों की पहली पसंद तो है, लेकिन उन्हें BJP की नेता और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे टक्कर दे रही है। वहीं ये हाल मध्य प्रदेश का है, यहाँ भी मौजूदा CM शिवराज सिंह चौहान के सामने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ दावेदारी पेश कर रहे हैं। कांग्रेस के लिए छत्तीसगढ़ से राहत की बात जरूर है, क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अभी काफी आगे हैं। ओपिनियन पोल में 34% लोगों ने कहा
कि हमारी सीएम पद के लिए पहली पसंद अशोक गहलोत है। वहीं 22% लोगों ने बीजेपी को बताया, यानी कि वसुंधरा राजे को बताया। वहीं मध्य प्रदेश के ओपिनियन पोल की बात करते शिवराज सिंह चौहान को 43%, कमलनाथ को 42%, ज्योतिरादित्य सिंधिया को 10%, दिग्विजय को 2%, अन्य को 3%। जी हाँ, छत्तीसगढ़ की बात करें तो भूपेश बघेल को 45% लोगों ने सीएम पद की पहली पसंद बताया है और दूसरे नंबर पर रमन सिंह रहे। जी हाँ, 26% वोटों के साथ ही साथ अगली खबर की बात करें जहां पर उत्तर प्रदेश में पावर अटॉर्नी का खेल हुआ खत्म, खून का रिश्ता नहीं है तो पावर ऑफ अटॉर्नी पर स्टाम्प शुल्क लगेगा, वो भी 7% का। योगी कैबिनेट की बहुत बड़ी मंजूरी, एकदम रिटोरिक फैसला। बता दें यूपी की योगी सरकार ने करोड़ों रुपए के स्टाम्प को 100 रुपए के स्टाम्प पर पावर ऑफ अटॉर्नी लेकर बेचने के खेल पर रोक लगा दी है। खून के रिश्तों को छोड़कर बाहरी व्यक्तियों को पावर ऑफ अटॉर्नी वाली संपत्तियों पर अब सर्किल रेट का 7% स्टाम्प शुल्क देना होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक का ये फैसला हुआ है। स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क पंजीयन मंत्री रविंद्र जायसवाल ने बताया है कि संपत्ति की देखरेख के लिए की गई पावर ऑफ अटॉर्नी को स्टाम्प शुल्क से बाहर रखा गया। उन्होंने बताया कि बड़े शहरों से लेकर गांव तक पावर ऑफ अटॉर्नी के सहारे संपत्तियों की खरीद फरोख्त का बड़ा धंधा चल रहा है। खासकर बिल्डर और प्रॉपर्टी डीलर इसके सहारे करोड़ों रुपए के स्टाम्प शुल्क की चोरी कर रहे हैं। ऐसे में योगी आदित्यनाथ ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। दोस्तों आपको बता दें कि अब तक 2 लाख पावर ऑफ अटॉर्नी पकड़ने में आ चुके हैं। दोस्तों इस मुद्दे पर आपका क्या टेक होने वाला है, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। देखते हैं क्या कहती है भारत की जनता। अंतिम खबर की बात करते हैं जहां पर दिल्ली एनसीआर में फिर लौटी गर्मी, अगले हफ्ते से बदलेगा मौसम, 2 दिन बारिश के भी हैं आसार। जी हां, अक्टूबर का पहला हफ्ता बीत चुका है और दिल्ली में एक बार फिर गर्मी लौट आई है। पहले सप्ताह में जहां न्यूनतम तापमान व अधिकतम तापमान में कमी देखी जा रही थी, लेकिन अब ये फिर से बढ़ने लगा है। मंगलवार को अधिकतम व न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री अधिक दर्ज हुआ। जी हाँ दोस्तों, बहरहाल ये थे कि सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, रिश्तेदारों में शेयर जरूर कर दीजिएगा और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और